हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो ड्रीम हाई एकेडमी की ओर से आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स मिल रहे हैं जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है जेके एसएसबी के द्वारा। ठीक है, तो हम देखेंगे आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट कर लेंगे बेसिक से इंडियन पॉलिटी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहाँ पे आपके सिलेबस में लिखा है इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, और पहले हम वही देख लेंगे किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। ठीक है ना, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ब्लैक स्क्रीन पे ले जाता हूँ, वहाँ पे समझा दूंगा। मैं आपको कुछ चीज़ें समझानी है इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेंगे, ठीक है, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले जब हम हमारे सिलेबस में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम दो फेजेस में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो पहले देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट कहाँ से हुई और उसके बाद किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एट द एंड हमारे सामने आया, एनफोर्स हुआ, एडॉप्ट हुआ। यानी कि कुल मिला के हम इसको दो चीज़ों में बाइफरकेट कर लेंगे। नंबर फर्स्ट इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट, एक तो प्री इंडिपेंडेंस एरा आएगा आपका, दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, इन दो पीरियड को हमने सेपरेट पढ़ना है। तो पहले, क्योंकि हमने पता है यहाँ पे क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगेसी है ब्रिटिशर्स की। हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ पे हम सब जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहले 1947 से पहले क्या चल रहा था, ब्रिटिश राज। ठीक है, ब्रिटिश राज चल रहा था और इंडिया जो है अब तक ब्रिटिश के रूल्स के अंडर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर चल रहा था, उन्हीं के लॉज वगैरह यहाँ पे। कब तक? बिफोर इंडिपेंडेंस, प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया वाज गवर्नड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये हम सबको पता है। तो उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ठीक है ना, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में किस तरह से अब कानून, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होता है, एडॉप्ट होता है। तो जो प्री इंडिपेंडेंस में हमने पढ़ने हैं, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट पढ़ने हैं, उसमें हमें ब्रिटिश इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह इन सब चीज़ों को हमें देखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और ये सारा जो पोर्शन है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, ये वाला पोर्शन हम हिस्ट्री में कवर कर लेंगे। वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा हिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे हमें लास्ट सारे कुछ पढ़ने हैं, तो वो हम वहाँ से कवर कर लेंगे और यहाँ से हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लेंगे। यानी कि यू देख लेंगे कि किस तरह से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आया, कौन लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, किस तरह से इसकी डिमांड एराइज हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ी, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स गो हियर। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात की हमने, सबसे पहले हमने जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेटअप होता है, एक गाइडलाइंस होती है, एक डायरेक्शंस होती है। अरे ये गाइडलाइंस, डायरेक्शंस, ये सेटअप ये किसके लिए होता है? ये किसी कंट्री के लिए होता है टू रन या कैसे वो गवर्न हो जाए। ठीक है, कैसे वो चले, किसी कंट्री की गवर्नमेंट किस तरह से चले, किस तरह से गवर्नमेंट काम करे, किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो कि उसकी जो बाउंड्री है, लिमिटेशंस क्या रहेंगी। सो ये सब डिसाइड कौन कर लेगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन। और हम सब जानते हैं, अगर ब्रॉडर सेंस में हम एक गवर्नमेंट को देख लेंगे इन द ब्रॉडर सेंस, तो हमारे सामने अगर ये गवर्नमेंट है तो हमें पता है गवर्नमेंट की मेन थ्री ब्रांचेस है। तो ये सब जानते हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच। ठीक है ना, जुडिशरी जिसको बोला जाता है। और इन सब के अपने अपने पावर्स है, लेजिस्लेटिव के अपने पावर्स, एग्जीक्यूटिव के अपने पावर, जुडिशियल के अपने पावर्स। और इन ये कहाँ से पावर्स लाते हैं? यहाँ पे पार्लियामेंट ने किसको बोला आप लॉज बनाओ, आप इनेक्ट करो लॉज, अमेंड करो, रिपील करो, ये सब जो लेजिस्लेचर ने पावर लाया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। एग्जीक्यूटिव के पावर्स कौन डिफाइन करता है, कौन डिटरमाइन करता है इसके पावर्स? प्रेसिडेंट के पावर्स कौन बोलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर्स को सेट कौन करता है? इन्होंने भी कहाँ से डिराइव किया ये पावर्स? कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशरी को किसने बोला आप जुडिशियल रिव्यू करिए, आप देखिए कि चेक्स एंड बैलेंस बराबर हो रहे हैं यहाँ पे, क्या लॉ जो है कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट तो नहीं करता है? ये कौन देख रहा है? हमारा जुडिशियल सिस्टम। और इसने भी कहाँ से पावर्स लाए? कॉन्स्टिट्यूशन ने। सो कुल मिला के यही हमारी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से लाया। किस तरह से गवर्नमेंट
गवर्नमेंट रन होगी ये कौन डिटरमाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इंडिया की एक अलग कंट्री थी और इंडिया के लोग चाहते थे कि उनके ऊपर जो लॉज होंगे वो ब्रिटिश के नहीं होने चाहिए, वो हमारे अपने होने चाहिए, नेटिव होने चाहिए, और वो इंडियन होने चाहिए, जो कि इंडिया के लोग ही इंडियंस के लिए बना देंगे। तो अब आइए हम देख लेंगे किस तरह से डिमांड राइज हुई और क्या क्या स्टेप्स हुए, किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया। लेट्स गो हियर। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेंगे, सबसे पहले इट वाज गांधी जी इन 1992, और गांधी जी आप सब जानते होंगे, ठीक है ना, ये नाम सबको पता होगी, ठीक है ना। तो एक रिनॉल्ड पर्सनैलिटी। सो इट वाज गांधी जी इन 1922। अब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी इंडिया में, लेकिन हमें पता है बहुत सारी डिमांड्स आई, बहुत सारे, इससे पहले आप देखोगे आईएनसी फॉर्म हुई है, हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, उसके भी कुछ अपनी डिमांड्स थी। कभी कोई लोग डिमांड कर रहे थे सेल्फ इंडिपेंडेंस की, कोई सेल्फ डोमिनियन की, ठीक है ना। उसके बाद कोई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहा था। तो बहुत सारे अपने डिमांड्स यहाँ पे चल रही थी, क्योंकि अब तक इंडिया जो है इट वाज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। तो गांधी जी ने भी इस पीरियड में अपनी भी एक डिमांड रखी, क्योंकि अब गांधी जी देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स के यहाँ पे जो रूल्स है, जो लॉज बन गए, वो बड़े ही रिग्रेसिव बन गए। तो गांधी जी ने क्या बोला जनाब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे पास एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। यानी कि गांधी जी ने डिमांड की देयर शैल बी ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया टू बी फ्रेम्ड बाय इंडियंस फॉर इंडिया। यानी कि इंडिया के लोगों के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक ऐसे होने चाहिए जो कौन फ्रेम कर लेंगे, टू बी फ्रेम्ड बाय द इंडियन, जो इंडिया के लोग ही फ्रेम कर लेंगे और अपने लोगों के लिए फ्रेम कर लेंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स के लॉज बहुत रिग्रेसिव है, बहुत सप्रेसिव लॉज है। जैसे कि हम आप लोग देख लोगे 1919 में जो रोलाट एक्ट आता है, जिसको ब्लैक बिल बोला, बहुत सारे ब्लैक लॉज चल रहे थे इंडिया में। तो इंडिया की यही डिमांड थी कि हमें एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसके थ्रू हमारे ही लोग लॉज बनाए और हमारी कंट्री के लिए लॉज बनाएंगे। तो ये कब बताया? सारा कुछ सिनेरियो 1922 में डेवलप हुआ। अब देखो आगे आगे किस तरह से इसी बात का बेस बन जाता है, यही बेस बन जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट के लिए। सो चलिए आगे। तो गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी, किसके सामने रखी? तो आईएनसी, आपको पता है 1885 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, ए ह्यूम ने बनाया था, हिस्ट्री में आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे। 1938 में इसको रेटिफाई कर रहा है 1938 में ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन इससे पहले आईएनसी ने इसको देखिए 1940 में एक्सेप्ट किया ब्रिटिशर्स ने। 1938 में आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इस गांधी जी के प्लान को एक्सेप्ट किया, रेटिफाई किया गांधी जी के प्लान को। और वो प्लान क्या था? गांधी जी की डिमांड कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, टू बी फ्रेम्ड बाय द इंडियंस फॉर इंडिया। तो 1940 में ब्रिटिशर्स ने इस प्लान को माना। अरे क्यों माना इस प्लान को? क्योंकि आप सब जानते होंगे 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड का फेज़ आता है। अब तक तो ब्रिटिशर्स इंडिया की कोई भी डिमांड नहीं मानते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड क्यों मानते? लेकिन 1940 में ब्रिटिशर्स की अपनी मजबूरी हुई, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया का सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, इंडियन के लोग हमारे साथ लॉयल रहे। तो इन्होंने बोला डोंट वरी, वी आर एक्सेप्टिंग योर डिमांड्स। दैट इज़ द फर्स्ट डिमांड जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और ये ब्रिटिशर्स ने 1940 में एक्सेप्ट किया। ओके, तो देखिए उसके बाद अब अक्सर वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। एम.एन. रॉय भी देखते हो आप, गांधी जी भी देखते हो, कोई एम.एन. रॉय को टिक करता है, कोई गांधी जी को टिक करता है। लेकिन यहाँ पे आप इस कंसेप्ट को क्लियर करिए। देखिए कंसेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये गांधी जी ने बोला, लेकिन गांधी जी ने ये नहीं बताया कि कौन से लोग, उसने सिर्फ बोला कि इंडियंस होने चाहिए। लेकिन क्या सारा इंडिया बनाएगा? ये बात गांधी जी ने नहीं कही। क्या कुछ ही लोग बनाएंगे? ये गांधी जी ने नहीं बताया। बल्कि एम.एन. रॉय एक और पर्सन थे जिसने कंसेप्ट दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। बोला बिल्कुल जी हाँ, आपकी डिमांड जो है बिल्कुल सही है कि इंडिया के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, जिसमें इंडिया के ही कुछ लोग होंगे, और उसके बाद
कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्लो फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार फ्लोट हुआ कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934 में। और इस कंसेप्ट को किसने दिया? एम.एन. रॉय ने। तो दो कंसेप्ट आपने देखे यहाँ पे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हुई कि हिंदुस्तान के लोग ही, इंडिया के लोग ही इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? वो एक असेंबली होगी। कौन सी असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका नाम रखा, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर लेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर लेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कर लेंगे। सो कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्लोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1934। और किसने ये कंसेप्ट दिया? एम.एन. रॉय ने। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया इस प्लान को 1940 में। अब ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा इंडिया में, बोला कैबिनेट मिशन प्लान चलिए जनाब आप जाइए, 1946 के आसपास इसको भेजा गया इंडिया में, जाइए आप और इंडिया की इस डिमांड को भी पूरी करो कि वो उनके लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो अब क्या होता है? अब कैबिनेट मिशन प्लान ही इसकी बाउंड्रीज़ को सेट करता है। किसकी बाउंड्रीज़ को सेट करता है? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है? ये वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसको टास्क दिया गया कि वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, ठीक है। तो अब हमने देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में अरेव हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान पहुंचा। तो अब कौन सेट कर लेगा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिमिटेशंस को, बाउंड्रीज़ को, इसका काम क्या होगा, ये सारा कुछ कैबिनेट मिशन प्लान समझा रहा है हमें यहाँ पे। ओके, सो ये सारा कुछ कैबिनेट मिशन प्लान ने ही एक्सप्लेन किया। देखिए, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रेम्ड फॉर इंडिया। तो इंडिया की डिमांड के ही मुताबिक एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया गया। क्यों फ्रेम किया गया? ताकि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। ओके, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे, ड्राफ्ट करे। और इसमें कितने मेंबर्स को रखे गए? पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को नहीं, बट ओनली 389 मेंबर्स। ये बात याद रखना, कितने इलेक्टेड थे, कितने नॉमिनेटेड थे इनमें से, और कितने इलेक्टेड थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सो 389 मेंबर्स थे इसमें। आउट ऑफ 389 मेंबर्स 296 वेर इलेक्टेड, यानी कि लोग डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे थे कि भाई ये हमारा बंदा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा। 296 जो मेंबर्स थे, जो 296 सीट्स थी, वो इलेक्टेड थी, यानी कि अपने ही लोग चुन रहे थे। लेकिन आप ये भी जान लोगे, जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ोगे, हिस्ट्री में जब आप इन चीज़ों को पढ़ लोगे, तो आप देख लोगे उस एक्ट के अंदर 4 स्टेटस, यानी कि 4 तरह की स्टेटस होती थी। कुछ ग्रुप बी स्टेटस थी जिनको प्रिंसली स्टेटस का दर्जा दिया गया था, प्रिंसली स्टेटस का स्टेटस था। और यहाँ पे लोग नहीं चुन रहे थे, बल्कि वहाँ के जो प्रिंसेस थे वो नॉमिनेट कर रहे थे। सो कुल मिला के कहने का मतलब ये है यहाँ पे 3 आउट ऑफ 389 मेंबर्स 296 वेर इलेक्टेड, और हमें पता है 296 इलेक्टेड थे और 93 वेर नॉमिनेटेड। कितने नॉमिनेट किए गए? 93। और इनको नॉमिनेट किसने किया? बाय द इंडियन प्रिंसेस, ठीक है ना। जो प्रिंसली स्टेटस थे उनमें से 93 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए, यानी कि इंडिया के प्रिंस वहाँ पे बोल रहे थे, अपने अपनी स्टेटस के जो प्रिंसेस थे वो बोल रहे थे कि ये बंदा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा। लेकिन 296 जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट कर रहे थे कौन? इंडिया के लोग ही, ठीक है, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन रहे थे लोगों को, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए उनको इलेक्ट किया जा रहा था। सो कुल मिला के 389 मेंबर्स अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंच गए। लेकिन अब आगे थोड़ा ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब तक कैबिनेट मिशन प्लान जब 1946 में आया, अब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था। इंडिया एंड पाकिस्तान वेर ए सिंगल यूनिट, और उनमें से 389 मेंबर्स, उनमें से इंडियन भी थे और पाकिस्तान के भी कुछ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि अब तक एक ही यूनिट थी, सिंगल यूनिट था, पार्टीशन नहीं हुआ था। लेकिन 14 अगस्त 1947 में सिनेरियो कुछ चेंज हुआ। पाकिस्तान के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, तो ऑटोमेटिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो रिड्यूस हुआ उनका नंबर, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे पाकिस्तान के थे और वो पाकिस्तान में चले गए। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अब मेंबर्स कितने रह गए? 299। याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 रह गए, बाकी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ चले गए। तो आउट ऑफ 299 मेंबर्स 229 वेर इलेक्टेड। अब कितने रह गए?
229 को इलेक्ट किया गया और 70 को वहाँ पे नॉमिनेट किया गया। सो कुल मिला के अब हम ये बताएंगे कि जो इंडिया का ड्राफ्ट कौन लोग फ्रेम कर लेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगी जिसमें 299 मेंबर्स रह गए। आउट ऑफ 299, 70 were nominated by Indian princes and 229 were elected। ओके, तो चलिए, सो ये मैंने आपको बता दिया कि 14 अगस्त 1947 बिकॉज सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रेम्ड फॉर पाकिस्तान, तो नंबर रिड्यूस हुआ 299। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुई, किसने बनाया? सर कैबिनेट मिशन प्लान ने बना दिया। अब इसकी मीटिंग्स हो जाएंगी। फर्स्ट मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग तो हो जाएगी, डिसाइड कर लेगी कि हमने क्या काम करना है, हमारे ऊपर कौन सा टास्क सौंप दिया गया है, हम उसको किस तरह से अंजाम देंगे। इसलिए मीटिंग्स करेगी अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले जब भी किसी बॉडी की मीटिंग होती है वहाँ पे अपने हेड्स को डिसाइड किया जाता है कि इसकी लीडरशिप कौन करेगा, सरबराह कौन होगा। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट मीटिंग कब होती है? 9 दिसंबर 1946, याद रखना 9 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, ये बात याद रखना। और 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ? पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और किस को प्रेसिडेंट बनाया गया? डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा। उसको अपॉइंट किया गया इंटीरियम प्रेसिडेंट या इंटीरियम चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंटीरियम मतलब टेम्पररी था, परमानेंट नहीं था, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग थी तो सबसे जो सीनियर मोस्ट मेंबर था डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सीनियर मोस्ट मेंबर था, इसको इंटीरियम प्रेसिडेंट बनाया गया। जब तक ना परमानेंट प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाए तब तक इसको नॉमिनेट किया गया, अपॉइंट किया गया, सॉरी अपॉइंट और इलेक्ट में बहुत फ़र्क है, ये आप बात याद रखना। डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा अपॉइंट किया गया था, बार बार मैं अपॉइंट बताता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही वॉज अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड। और ये क्यों किया? सीनियर मोस्ट को ही क्यों बताया कि आप हमारे इंटीरियम प्रेसिडेंट रहो, आप हमारे इंटीरियम चेयरमैन रहो? क्योंकि ये फ्रेंच कन्वेंशन इन्होंने फॉलो किया। फ्रेंच में सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रेसिडेंट बनाया जाता था। सो फ्रेंच फॉलोड द फ्रेंच कन्वेंशन। ये भी पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में, इसीलिए मैंने थोड़ा ऐड किया आप लोगों को यहाँ पे। ओके, सो 9 दिसंबर के बाद और एक मीटिंग कर रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 दिसंबर 1946 और यहाँ पे अब परमानेंट प्रेसिडेंट को अपने इलेक्ट करेगी। और किसको इलेक्ट किया परमानेंट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर से आपको कन्फ्यूजन होता है, आप वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हो कि 1946 में इलेक्ट किया, बट ही वाज नॉट द प्रेसिडेंट। इस टाइम ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं था। इस टाइम 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये याद रखना। और कब इसको प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, इलेक्ट किया गया? 11 दिसंबर 1946। उसके बाद एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। बी.एन. राव वाज लीगल एडवाइज़र। ठीक है, तो उसके बाद 11 दिसंबर सेकेंड मीटिंग जब हुई, थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 में होती है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है या प्रियम्बल है, जो मेन लेआउट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ से ही डिराइव होता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन को पास किया था, उसी के अंदर फुटप्रिंट्स बता सकते हैं हम, उसी का फ्रेमवर्क, उसी का लहजा पकड़ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट हुआ, इंडियन प्रियम्बल जो है वो ड्राफ्ट हुआ। देखो क्या रेजोल्यूशन था इसका, क्या रेजोल्यूशन था, और उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। याद रखना, इंट्रोड्यूस किया इसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। उसमें क्या तीन चीज़ें, तीन मेन पिलर्स इसने बता दिया, इंटीग्रेटेड, सोवरेन, रिपब्लिक। और ये तीनों चीज़ें आपको अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम इंडिया के प्रेम्बल जब देखेंगे वहाँ पे ये तीन प्रोविजंस हमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यानी कि बिल्कुल इन्हीं तीन प्रोविजंस को लाया गया प्रेम्बल में कि इंडिया जो है एक इंटीग्रेटेड स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम इंटीग्रेटेड इंडिया बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक सोवरेन स्टेट होनी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर किसी और का राज नहीं होना चाहिए। इट
शुड बी इंडिपेंडेंट एंड सोवरियन, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक भी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो इलेक्टेड होना चाहिए, ना कि नॉमिनेटेड, ना कि अपॉइंटेड, ओके। सो यहाँ का हेड ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए, और वो भी हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पढ़ना है किस तरह से प्रेसिडेंट जो है यहाँ का इलेक्ट होता है। सो ये तीनों चीज़ें इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है ये, ओके। सो कब इसने पास किया इस रेजोल्यूशन को? इस रेजोल्यूशन को इसने पुट फॉरवर्ड किया 13 दिसंबर 1946 में। कहाँ पे पुट फॉरवर्ड किया? इसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किया, लेकिन अब तक पास नहीं किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाकी मेंबर्स इसको देख लेंगे क्या ये सही है गलत है, तो उस हिसाब से पास हुआ ये प्रोविज़न। ये जो रेजोल्यूशन था ये पास हो रहा है 22 जून 1947 में। इस रेजोल्यूशन को, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और ऑन द बेसिस ऑफ विच, पहले ही मैंने आपको बताया, जो प्रियम्बल है इंडिया का, जो फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ड्राफ्ट किया गया। तो मेजर पोर्शन ऑफ द प्रियम्बल कहाँ से लाया गया? इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ये बता सकते हो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो रेजोल्यूशन दिया उसके 3 मेन पिलर्स क्या क्या थे। नंबर फर्स्ट इज दैट इंटीग्रेटेड सोवरियन एंड रिपब्लिक, ओके। तो चलिए उसके बाद और एक थोड़ा इसको भी याद रख सकते हो, टिल 14 अगस्त 1947 5 सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेर हेल्ड। यानी कि ये इसलिए बताया गया क्योंकि इस 5 सेशंस में पूरे के पूरे 389 मेंबर्स थे। उसके बाद आफ्टर जब 6th सेशन हुआ तो वहाँ पे 299 मेंबर्स ही रह गए, और उसकी वजह हमें पता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आएगा आपको। 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज अपॉइंटेड। किस कमेटी को बनाया गया? एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी को अपॉइंट किया गया। कब अपॉइंट किया गया? 29 अगस्त 1947। और ये कमेटी किसने अपॉइंट किया? ये जाहिर सी बात है कि इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही क्या किया? अपॉइंट किया। अक्सर कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे एग्ज़ाम में आ जाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किसने फ्रेमवर्क किया, उसके ऊपर किसने काम किया, या किसने बना दिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। और वहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी देते हैं, जो कि गलत आंसर है। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम सिर्फ था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे, न कि एनफोर्स करे, न कि अडॉप्ट करे। ये काम किसका था? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना, एनफोर्स करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था। और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक सब कमेटी है, यानी कि इन्होंने एक कमेटी को अपॉइंट किया कि आप इसको तश्कील दीजिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप ड्राफ्ट करिए। सो कब बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी? 29 अगस्त 1947। और इसमें 7 मेंबर्स आपको मिलेंगे, 7 मेंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखोगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की लीडरशिप में इसको चुना गया, यानी कि इसको अपॉइंट किया गया। B.R. अम्बेडकर इसका चेयरमैन थे। उसके बाद ये मेंबर्स आप याद रखोगे, गोपाली स्वामी अयंगर, अलादि कृष्णमाचारी अय्यर, ओके। उसके बाद के मुंशी भी थे, सईद मोहम्मद सैदुल्ला भी थे। इन सब के नाम याद रखेंगे, वहाँ पे एग्जाम में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, इन सब के नाम याद रखेंगे। 2 इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम मैंने इसलिए रखे क्योंकि ये रिप्लेस हुए, इनकी जगह दूसरों ने ली। B.L. मित्तर, इसकी डेथ हुई, उसके बाद इसको रिप्लेस किया के माधव राव ने। D.P. मित्तर की जगह के माधव राव आ गया। और D.P. खैतान जो है, जो 1948 में इनकी भी डेथ हुई, और इसको रिप्लेस किया T.T. कृष्णमाचारी, ओके। T.T. कृष्णमाचारी ने D.P. खैतान को रिप्लेस किया, और के माधव राव ने B.L. मित्तर को रिप्लेस किया। सो ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें ज़्यादातर ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि यही मेन जो ड्राफ्ट तैयार करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैयार करती है, उसके बाद ये सबमिट करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ओके। तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती है? जब इसके ऊपर बताया गया कि आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो ये मतलब इसको यूं ही अपॉइंट किया, बना नहीं सकती थी एकदम, इसको स्टडी करना था किस तरह से कौन सा मॉडल यहाँ पे फिट हो जाए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत सारी स्टडीज़ की इसके ऊपर, और इट विजिटेड ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़, 60 कंट्रीज़ में विजिट किया इसने, लगभग 60 कंट्रीज़,
को इन्होंने अपना दौरा किया और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ के जो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको स्टडी करना, उसके बाद देखना कि इंडिया में कौन सा मॉडल फिट रहेगा। उसके बाद क्या किया, इट टुक ड्राफ्टिंग कमेटी लेस देन 6 मंथ्स। एग्जैक्टली अगर बताएंगे 141 डेज ड्राफ्टिंग कमेटी को लगे क्या करना, प्रिपेयर करना। क्या प्रिपेयर करना, गलत फिर से हो जाएगा अगर आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना, नहीं, टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को प्रिपेयर करना। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को प्रिपेयर करना किसका काम है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का काम है। बहुत ही छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपके कंसेप्ट जो है ब्रॉड हो जाए। आप एक बार इसको पढ़ लोगे उसके बाद आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। 21 फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, अब तो ये ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ, अब तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम किया। ड्राफ्ट प्रिपेयर होने के बाद इसको क्या करना है, ये उसी को देगी जिसने इसको बोला था कि आप इसको तैयार करो। तो ये कौन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने 21 फरवरी 1948 में इस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को सबमिट करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। जनाब आपका काम हमने कर दिया और 21 फरवरी 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ही खत्म हुआ, क्योंकि उसने अपना जो ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट 21 फरवरी 1948 में सबमिट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो अब ड्राफ्ट पहुंचा, अब ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अब ये अंधाधुन इस पे सीधे पास नहीं कर सकती थी, इसको भी स्टडी करना था, इसको भी देखना था कहीं कोई प्रोविज़न ऐड तो नहीं करना, कहीं कोई डिलीट नहीं करना, किसी के ऊपर अमेंडमेंट तो नहीं लानी। तो ये सब चीज़ें इसने क्लास बाय क्लास इस चीज़ को देख लिया जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था। कब से कब तक, फ्रॉम 13 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एनालाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट क्लास बाय क्लास। अब ये क्लास बाय क्लास देख रही है, क्योंकि यार कानून लाना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन लाना है, सेट ऑफ गाइडलाइंस लानी है गवर्नमेंट के लिए, तो ये तो क्लास बाय क्लास ही इनको देखना होगा। सो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, इसने इस ड्राफ्ट को क्लास बाय क्लास एनालाइज किया और सारे चीज़ें इसने एनालाइज करके अब इसको क्या करना है, इसको अडॉप्ट करना है, इसको अडॉप्ट करना है इस कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट को। सो 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। तो जो इसने प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा। और कब अडॉप्ट हुआ याद रखना, 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर में ये तैयार था। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन सारे कुछ तैयार थे, सारे आर्टिकल्स तैयार थे, हत्ता कि कुछ आर्टिकल्स एनफोर्स भी हुए। इलेक्शन के रिलेटेड आर्टिकल्स जो थे, सिटीजनशिप के रिलेटेड आर्टिकल्स जो थे, वो आगे देख लेंगे हम, वो कुछ इस डेट में एनफोर्स हुए। लेकिन रियल में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब एनफोर्स हुआ, एडॉप्टेशन डेट अलग है, एडॉप्ट कब 26 नवंबर को हुआ था, लेकिन एनफोर्स जो है 26 ऑफ जैन को हुआ था। और आज हम देख रहे हैं कि रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट डे कब मनाया जाता है, 26 जैन को मनाया जाता है ऑफ द एवरी ईयर, न कि 26 नवंबर। ठीक है ना, लेकिन ये बात याद रखना, पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट हुआ, तो 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हुआ, लेकिन इसको एनफोर्स किया गया 26 ऑफ जैन 1947। इसकी भी एक वजह है, वो भी बताता हूँ। इससे पहले और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूंगा, 24 जैन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो था, इसको ऑलमोस्ट 284 मेंबर्स, यानी कि बहुत सारे मेंबर्स थे, इसको बहुत मेजॉरिटी मिली। जब मेजॉरिटी मिलती है तो वो पास ही पास हो जाता है। ओके, सो 284 मेंबर्स ने इसको वोट किया था, सिग्नेचर किया था, अपना साइन दिया था। ओके, किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबर्स जो थे। और जो मैंने आपको बता दिया कि 26 नवंबर को ये तैयार था, एडॉप्ट था, बिल्कुल इन्फोर्स होने के तैयार था, लेकिन 26 को इन्फोर्स नहीं किया गया। इसकी एक वजह है, 26 जैन 1950 को क्यों इन्फोर्स किया, क्योंकि ऑन द सेम डेट, दिस डे वॉज सिलेक्टेड बिकॉज ऑन द सेम डे गांधी जी ने 1930 में एक डे सेलिब्रेट किया था, पूर्णा स्वराज जिसको बोला जाता है। ओके, सेलिब्रेटेड एज पूर्णा स्वराज, जिसको इंडिपेंडेंस डे भी बोला जाता है। सो इसीलिए इसको 26 ऑफ जैन के लिए रिजर्व रखा और वहाँ पे इन्फोर्स किया गया। तो आगे देख लेंगे उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने फेज़ों में काम किया। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, इसको लाइक और शेयर करिए। और एक बात, हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे बैचेस में जुड़ सकते हो आप 7889331325 या 70061188
93, ओके 7006118893, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो हमें। सो हम आपको ऐड कर लेंगे अपने ग्रुप्स पे। थैंक यू वेरी मच।